समय था 1660 के दशक का। एक 6 साल का बच्चा अपने पिता के साथ जंगल गया था। बच्चे के पिता एक बड़े राजा थे, छत्रपति थे। कोई अनहोनी ना हो इसके लिए ढेर सारे सैनिक उनके साथ थे। तभी अचानक से एक खूंखार जंगली शेर उनके सामने आ गया। तुरंत महाराजा और उनके सैनिकों की शमशीर म्यान से बाहर निकल आई। माहौल में अचानक गर्मी बढ़ गई, तनाव बढ़ गया था। शेर इनकी तरफ देख रहा था और सबकी निगाहें शेर की तरफ थी, तलवारों की भी। ताज्जुब की बात यह थी कि शेर देखकर भी उस 6 साल के बच्चे के कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इस 6 साल के बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी डरने की कोई जरूरत नहीं, ये शेर भी हमारी तरह ही जंगल का राजा है। पिताजी मन ही मन बच्चे की निडरता और लीडरशिप को देखकर दंग भी थे और खुश भी। जब ये बच्चा 8 साल का हुआ तब इसके गुरु ने पूछा, युद्ध में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बच्चे ने जवाब दिया, रणनीति और अनुशासन। केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते। एक 8 साल का बच्चा इतनी गहराई से कैसे सोच सकता है? आपको क्या लगता है इस विलक्षण बालक का भविष्य कैसा होना चाहिए था? राजपाट सुख सुविधाओं से भरा हुआ? जानते हैं कि जब यह बच्चा बड़ा होकर 32 साल का हुआ तो इसके साथ क्या हुआ। 32 साल की उम्र में इनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, जीभ काट दी गई थी और लोहे की गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी गई थी। कहा जाता है कि इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया गया था। जानते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी थे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले, मराठाओं की आन बान शान, परमवीर सूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये 32 साल के योद्धा जो इतनी यातनाएं सह रहे थे, ये थे छत्रपति संभाजी महाराज उर्फ छावा। अगर आप सोचते हैं कि वीरता का दूसरा नाम क्या हो सकता है तो जवाब होगा छत्रपति संभाजी महाराज। इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिनका साहस, बुद्धिमानी और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही डेडिकेटेड है छत्रपति संभाजी महाराज को। आज के एपिसोड में हम जानेंगे। इससे पहले भी हमने संभाजी महाराज के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे, इसमें हमने उनके कुछ कार्यों के बारे में बताया है, लेकिन इसमें संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। संभाजी महाराज आखिर कौन थे? कैसे इन्होंने मुगलों को अपने जीते जी नाको चने चबवा दिए थे? कैसे इन्होंने पुर्तगालियों और सिंधियों से लोहा लिया था? किसने इनको धोखा दिया था? कैसे औरंगजेब की हिरासत में आ गए थे? और कैसे ये इतने बड़े वीर योद्धा बन गए? और कैसे इनका बलिदान अमर हो गया? क्या आपको पता है कि पुरंदर का किला कहां है? पुरंदर का किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ता है। यह एक पहाड़ पर बनाया गया है और पश्चिमी घाट में समुद्र तल से 1374 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुणे से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह किला 14वीं शताब्दी में बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत के राजाओं के अधीन हुआ करता था। 1596 ईस्वी में अहमदनगर सल्तनत के बहादुर शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राजे भोसले को पुणे और सूपा का क्षेत्र प्रदान किया था और पुरंदर किला इस क्षेत्र में शामिल था। बाद में 1656 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। हम पुरंदर के किले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संभाजी महाराज का जन्म इसी किले में 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं संभाजी महाराज का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी माता का देहांत तब हो गया था जब वे मात्र 2 साल 4 महीने के थे। उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनकी दादी का बहुत बड़ा योगदान भी था। संभाजी की शिक्षा के लिए काशी भट्ट काशी राम शास्त्री को नियुक्त किया गया था और काशी राम शास्त्री नीति शास्त्र, संस्कृति और साहित्य के प्रखंड विद्वान थे। आपको बता दें कि संभाजी महाराज भी एक बहुत ही अनोखे विद्यार्थी थे। जितनी उनकी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा तो उन्होंने भाषाएं सीख ली थी। कम उम्र में ही इन्हें हिंदी, संस्कृति, मराठी, फारसी और कुछ यूरोपीय भाषाएं भी आने लगी थी। और तो और जिस उम्र में बच्चे शास्त्र पढ़ते समझते हैं उस उम्र में इन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी थी। 13-14 साल की ही उम्र में संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम की रचना की, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। बुद्ध भूषणम में संभाजी ने एक राजा के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में लिखा है और सैन्य रणनीति पर चर्चा की है। 3 अन्य पुस्तकें नायिका भेद, 7 शतक और नख शिखा हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई थी। लेकिन इनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक ही सीमित नहीं थी। इन्हें युद्ध नीति, कूटनीति और प्रशासन के भी दांव पेच आते थे। यानी संभाजी शास्त्र और शस्त्र के अद्भुत संयोजक थे और होना भी चाहिए। हालांकि इनके बचपन में ही एक बड़ी घटना हो गई थी और यह घटना थी औरंगजेब की धोखाधड़ी। एक समय ऐसा आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज की
की बढ़ती शक्ति से इतना डर गया था कि उसने शिवाजी को हराने के लिए 12,000 सैनिकों की सेना को जंग के लिए उतार दिया था। इस सेना की कमान जयसिंह के हाथों में थी। यह युद्ध कहलाया पुरंदर का युद्ध, जो 1665 में लड़ा गया था। जयसिंह ने हर संभव तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने की ठान ली थी। उसने शिवाजी को महाराज के समर्थकों को अलग थलग करने की योजना बनाई ताकि उनकी शक्ति कम हो जाए। इसके लिए जयसिंह ने कुछ मराठा सरदारों को अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद उसने पुरंदर के किले की घेराबंदी कर दी थी। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज एक संधि के लिए राजी हो गए। यह कहलाई पुरंदर की संधि। इस संधि के अनुसार मराठों को 36 किलो में से 23 मुगलों को सौंपने पड़े और भारी धनराशि भी देनी पड़ी। संधि की दूसरी शर्त यह थी कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों की अभियानों में उनकी मदद करनी होगी। इसके अलावा एक शर्त यह भी थी कि संभाजी को मुगल सेना की ओर से लड़ना होगा और उन्हें 5,000 का मनसबदार बनाया गया था। इसके अतिरिक्त जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए बुलाया गया था। वे संभाजी को साथ लेकर आगरा गए। यह 1666 की बात है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में मुगल सम्राट से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया, जिससे शिवाजी नाराज होकर दरबार से बाहर आ गए। ये बात औरंगजेब को नागवार गुजरी और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज व संभाजी को बंदी बना लिया। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, इस स्थिति में भी ये घबराए नहीं बल्कि बाहर निकलने की योजना बनाने लगे। एक दिन अपने ही बनाए गए प्लान के तहत दोनों मुगलों को चकमा देकर भाग निकले। वे आगरा से सीधे पुणे की ओर जाने के बजाय उत्तर में मथुरा पहुंचे। अब पूरे मुगल साम्राज्य में हड़कंप मच गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ भाग गए हैं और जगह जगह उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों ने अपना हुलिया बदल लिया। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर कोई पकड़ न ले, इसलिए संभाजी को मथुरा में कृष्णाजी पंत के पास छोड़ दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज साधु का वेश धारण कर काशी के लिए निकल पड़े। सोचिए, इस समय संभाजी केवल 9 साल के थे। वे घोड़े पर बैठकर काशी प्रयागराज होते हुए राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने केवल 28 दिनों में लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। खैर, इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ ही महीनों में अपने कई किले मुगलों से वापस जीत लिए और वर्षों तक औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए वो बाधा थे जिसके कारण वो दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहा था। लेकिन 1680 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद औरंगजेब ने अपनी राजधानी छोड़कर हमेशा के लिए दक्षिण भारत जीतने का अभियान छेड़ दिया। यह घटना थी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास होना। अब सत्ता की गलियों में सवाल उठने लगा कि शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य आखिर कौन संभालेगा। एक और थे संभाजी तो दूसरी ओर थे शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई राजाराम। दरबारियों का एक गुट संभाजी को समर्थन दे रहा था, जबकि दूसरा गुट राजाराम को मराठा साम्राज्य की कमान सौंपना चाहता था। क्या आपको पता है कि जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब संभाजी पनहाला किले में कैद थे। कई जगह उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने संभाजी को उनकी अनुशासनहीनता के कारण पनहाला किले में नजरबंद करवा दिया गया था। ये कई सारी जो अलग अलग किताबों में जिनका वर्णन दिया गया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल, जब मराठा सिंहासन खाली हो गया तो संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने मराठा मंत्रियों और दरबारियों से समर्थन मांगा ताकि वो अपने 10 वर्षीय बेटे राजाराम को अगला छत्रपति बना सके। 13 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ और 21 अप्रैल 1680 को राजाराम को मराठा सिंहासन पर बैठा दिया गया था। लेकिन जैसे ही संभाजी को इसकी खबर मिली, वे किसी तरह पनहाला किले से भाग निकले और रायगढ़ के किले पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अपने सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। इस तरह अपनी वीरता और प्रशासनिक क्षमता से संभाजी महाराज ने खुद को योग्य साबित किया और स्पष्ट कर दिया कि वही मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बनेंगे। अंततः 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज मराठा सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन ये वो समय था जब सिंहासन कांटों से भरा हुआ था। विशेष रूप से शिवाजी महाराज के निधन के बाद अब मराठा साम्राज्य के लिए कठिन समय शुरू होने वाला था और संभाजी के लिए भी यह समय काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। अब दक्षिण की ओर बढ़ रहा था क्रूरता की मिसाल आलमगीर और औरंगजेब। संभाजी महाराज यूं ही छावा नहीं कहलाए। इसके लिए उन्होंने अपने दुश्मनों के खून से अपनी तलवार का अभिषेक करना शुरू कर दिया। मराठा साम्राज्य के इस महान योद्धा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। गद्दी पर बैठने के 1 साल बाद ही यानी 1681 में संभाजी महाराज का पहला निशाना था बुरहानपुर। यानी अगर बुरहानपुर हाथ में आ गया तो मुगलों को एक बड़ा झटका लगना तय था। संभाजी महाराज ने भी गद्दी नहीं छोड़ी और बता दिया कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर मुगलों को नेस्तनाबूद करने वाले हैं। मराठा अक्सर गोरिल्ला छापामार युद्ध नीति से हमला किया करते थे।
इसी तरीके से संभाजी महाराज ने भी बुरहान पर अचानक हमला कर दिया। मराठों ने शहर को लूटा, मुगल सरकारी खजाने को खाली कर दिया, यहां तक कि सैनिकों को रसद पहुंचाने वाली लाइन को भी काट दिया। कुल मिलाकर बुरहानपुर हमले ने मुगलों की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई थी। हमले की खबर सुनकर औरंगजेब की आंखें लाल हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति को कुचलने का यही सही समय है। औरंगजेब पहले से ही दक्कन के सुल्तानों यानी बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने की योजना बना रहा था और मराठों से तो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था। मराठों की गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति से मुगल सुल्तनत को बहुत नुकसान हो रहा था। मराठों को कुचलना उसके लिए जरूरी हो गया था। लगभग इसी समय औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने भी बगावत कर दी थी और संभाजी महाराज के पास मदद मांगने चला आया था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाइयों यानी दारा शिकोह, शाह सुजा और मुराद बख्श को हराकर मुगल सल्तनत की सत्ता हासिल की थी। औरंगजेब को ताज खोने का डर इतना ज्यादा था कि उसने अपने बेटों को भी हमेशा संदेह की नजर से देखा। मोहम्मद अकबर को औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने भेजा था, लेकिन बाप बेटे के बीच सोच में काफी अंतर था जो समय के साथ बढ़ता गया। मोहम्मद अकबर को यह पसंद नहीं था कि औरंगजेब अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों को और कठोरता से हिंदुस्तान की जनता पर लागू करे और मराठों के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध करता रहे। हालांकि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा भी थी कि वह औरंगजेब को हराकर मुगल सल्तनत का बादशाह बने। वहीं मोहम्मद अकबर के रूप में एक राजनीतिक लाभ संभाजी महाराज को भी दिख रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज को उम्मीद थी कि मोहम्मद अकबर के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर देंगे। मोहम्मद अकबर के पास मुगल सेना का अनुभव था और संसाधन थे जो मराठों को फायदा पहुंचा सकते थे। इसके अलावा अगर मोहम्मद अकबर के हाथों में मुगलिया सल्तनत की बागडोर रहती तो मराठों के साथ समझौता हो सकता था, जिससे दक्कन में मुगल दबाव कम हो जाता। ये सब कारण थे जिनके चलते मोहम्मद अकबर ने संभाजी महाराज के साथ गठबंधन करने का फैसला किया और संभाजी महाराज ने उसे शरण भी दे दी थी। अब औरंगजेब के पास पर्याप्त कारण थे कि वो अपनी विशाल सेना और लाव लश्कर के साथ दक्षिण की तरफ बढ़े। उसको आना ही था और वो आया। 1683 में औरंगजेब अपनी राजधानी दिल्ली छोड़कर दक्कन की तरफ कूच कर गया। वो अपनी विशाल सेना और परिवार के साथ आगरा बुरहानपुर होते हुए औरंगाबाद पहुंचा और वहीं अपना डेरा जमाया। वो समय था जब मुगल मराठा संघर्ष अपने चरम पर था, लेकिन औरंगजेब को क्या पता था कि दक्षिण अभियान उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। एक ऐसी गलती जिसके कारण वो 25 साल दक्षिण में ही फंसा रह गया। एक ऐसी गलती जिसके कारण वो वापस आगरा नहीं जा पाया। एक ऐसी गलती जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होकर अपनी मौत की तरफ बढ़ गया। औरंगजेब ये गलती इसलिए कर बैठा क्योंकि वो भूल गया था कि भले ही शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी जंगल में घूम रहा है। दोस्तों, हमने अभी देखा कि मराठों ने बुरहानपुर पर हमला किया था। यह एक रणनीतिक हमला था जिसके मुगलों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देना था। इस हमले से मराठों को अपने आगे के अभियान के लिए धन की शक्ति भी मिली और मन की शक्ति भी मिली, जिससे वे आगे और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लड़ सके। इसके बाद 1682 में संभाजी महाराज ने कर्नाटक में आदिशाही सुल्तान के किलों पर आक्रमण किया और उन्हें हराया। इस युद्ध में उन्होंने मराठा सेना को दक्षिण की तरफ बढ़ने का मौका दिया और मुगल आदिल शाही की सम्मिलित शक्ति को काफी कमजोर कर डाला। मराठा जंगल में गोरिल्ला युद्ध नीति में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन क्या आपको पता है कि मराठा समुद्र में भी एक बड़ी नौसेना शक्ति रखते थे? इसी समय पुर्तगाली भी एक समुद्री शक्ति थे और अरब सागर के व्यापार मार्ग को नियंत्रित कर रहे थे। संभाजी महाराज का पुर्तगालियों से लड़ना अचानक नहीं हुआ। पुर्तगाली गोवा में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इससे स्थानीय हिंदू जनता और मराठों में गुस्सा भरा हुआ था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने औरंगजेब से सहयोग कर लिया था और सिंधियों को भी मराठों के खिलाफ सहायता प्रदान कर दी थी। वे समुद्र पार व्यापार करने वाले मराठा जहाजों को लूटने लगे थे, जिससे मराठाओं में काफी नुकसान हुआ था और मराठा नौसेना को चुनौती मिल रही थी। संभाजी महाराज समझ गए थे कि पुर्तगालियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर 1683 में संभाजी महाराज ने विशाल मराठा सेना और नौसेना के साथ पुर्तगाली ठिकानों पर हमला कर दिया। मराठों ने बेसिन, सॉलसेट और अन्य क्षेत्रों पर धावा बोला और कई किलों को कब्जे में ले लिया। तभी पुर्तगाली गवर्नर अल्वारो दा सिल्वेरा ने मदद के लिए दूसरे यूरोपीय शक्तियों जैसे कि ब्रिटिश और डच नौसेना से गुहार लगाई। पुर्तगालियों ने औरंगजेब से भी मदद मांगी, जिसके बाद मुगल सेना मराठों के खिलाफ आगे बढ़ी। इस बीच मराठा सेना को रसद और अन्य सैन्य आवश्यकताओं की कमी होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर मराठाओं को गोवा से पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस युद्ध में मराठे पूरी तरह से गोवा पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पुर्तगालियों को भारी नुकसान
नुकसान जरूर पहुंचाया और दुनिया को दिखा दिया कि मराठा सिर्फ जंगलों के शेर ही नहीं बल्कि पानी के भी मगरमच्छ हैं, जो यूरोप की समुद्री ताकतों से टकरा भी सकते हैं और उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। पुर्तगालियों को नुकसान पहुंचाने के बाद संभाजी महाराज ने जंजीरा के सिंधियों की तरह अपनी तलवार घुमाई। जंजीरा के सिंधियों की कहानी भी काफी कुछ अलग पुर्तगालियों की तरह ही है। सिंधी मूल रूप से अफ्रीकी थे, जिन्हें हबशी कहा जाता था। ये लोग भारत में अरब व्यापारियों के जरिए आए और बाद में गुलामों के रूप में लाए गए। समय के साथ धीरे धीरे सिद्धी अलग अलग राजाओं की सेनाओं में भर्ती किए जाने लगे और अपनी वफादारी और क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हो गए। बाद में जंजीरा पर इन्हीं सिंधियों का राज हुआ। जंजीरा किला महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है, एक समुद्री किला हुआ करता था। इसे जलदुर्ग कहा जाता था। यह चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ था, इसलिए इसे फतेह कर पाना लगभग असंभव था। यह किला रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्व रखता था और एक मजबूत नौसेना केंद्र था। खास बात यह थी कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों और मुगलों की समुद्री व्यापार मार्ग के पास से पड़ता था। औरंगजेब ने मराठों को घेरने के लिए जंजीरा के सिंधियों के साथ हाथ मिलाया ताकि मराठों की नौसेना कमजोर हो जाए। यह गठबंधन मराठों के लिए परेशानी का कारण बना। इसीलिए 1683 में संभाजी महाराज ने सिद्धियों की शक्ति को खत्म करने के लिए जंजीरा का एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया। मराठों ने जंजीरा को चारों तरफ से घेर लिया और सिद्धियों की नौसेना पर हमला कर दिया। युद्ध लंबा खिंच गया। इस बीच सिद्धियों को पुर्तगालियों और मुगलों से मदद मिल रही थी। मराठों ने कई नई रणनीति अपनाई, लेकिन सिद्धियों की मजबूत किलेबंदी वो पार नहीं कर सके। बहरहाल एक तरफ मराठे सिद्धियों को घेर रहे थे तो दूसरी तरफ संभाजी महाराज ने 1684 में रामनगर महाराष्ट्र में मुगलों की विशाल सेना को मात दे दी थी। इसके बाद फिर से वाई महाराष्ट्र में 1687 में एक और बड़ी मुगल सेना टुकड़ी को उन्होंने परास्त कर दिया था। मराठों का विजय रथ रुक नहीं रहा था। मुगलों की जड़ों को काटने में संभाजी महाराज लगे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अपने ही उनसे दगाबाजी कर देंगे और उन्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। 1687 में वाई की लड़ाई में एक बेहद खास मराठा कमांडर हमीर राव मोहिते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके कारण मराठा सेना में आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। इसलिए संभाजी महाराज अपने आगे की लड़ाई की रणनीति को मजबूत करने के लिए संगमेश्वर आए थे। यहाँ उनके साथ उनके भरोसेमंद कवि कलश भी थे। संगमेश्वर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये एक छिपा हुआ और सुरक्षित इलाका था। इसीलिए यहाँ संभाजी महाराज ने लगभग 200 लोगों के साथ अपना काफिला रोका, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मराठा दरबार में मौजूद गद्दार उनसे दगाबाजी और विश्वासघात कर देंगे। मराठा साम्राज्य के दरबार में गोपीनाथ पंत, बुंदेले और हरिपंत ने मुगलों के साथ साठगांठ कर ली थी। एक और दगाबाज था गणोजी शिर्के, जो उनके पत्नी का ही भाई था। इन लोगों ने मुगल सेनापति मुकर्रम खान को यह बता दिया था कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में मौजूद हैं और उनके साथ सुरक्षा की बहुत कमी है। मुकर्रम खान एक गुप्त रास्ते से 5000 सैनिकों की फौज के साथ वहां पहुंच गया। वो रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज भी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ थी 5000 की फौज और दूसरी तरफ संभाजी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ थे। वे लड़े, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। 1 फरवरी 1689 को मुकर्रम खान ने संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर वर्तमान अहमदनगर जिले के पेट गांव में बहादुरपुर के किले में ले जाया गया। यहां औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 2 विकल्प लिए, या तो इस्लाम कबूल कर लो और मुगलों के साथ मिल जाओ, या फिर मौत को गले लगा लो। संभाजी महाराज इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। औरंगजेब ने भी नरक वाली यातनाएं देने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी महाराज को लगातार 40 दिनों तक यातनाएं दी गई। उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, उनकी जीभ काट दी गई थी, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई थी ताकि वे झुक जाएं। लेकिन ये छावा था, छावा यानी कि शेर का बच्चा। उसने दुश्मनों के आगे झुकना नहीं सीखा। हर यातना को हंसते हंसते उसने सह लिया था। जब औरंगजेब ने देखा कि यातनाएं देकर भी संभाजी को झुकाया नहीं जा सकता, तो उसने 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की हत्या कर दी। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि संभाजी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, जिसे मिटाना असंभव था। और इस विचारधारा ने कुछ ही सालों में मुगल सल्तनत को खोखला करके तबाह कर दिया। संभाजी की मौत के बाद मराठा नेतृत्व राजा राम महाराजा यानी संभाजी के सौतेले भाई के हाथ में आया। उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ छोड़ दी और तमिलनाडु के जिंजी के किले में लड़ाई जारी रखी। औरंगजेब ने जिंजी के किले को भी घेर लिया। यह घेराबंदी 1690 से 1698 तक यानी कि लगभग 8 साल तक चली। 1698 में राजा राम यहां से निकल गए और मुगलों ने किला जीत लिया, लेकिन औरंगजेब को इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय तक लगभग पूरा दक्कन औरंगजेब के कदमों में था, लेकिन वो इसे नियंत्रित नहीं कर पाया। औरंगजेब ने दक्षिण में भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया और हिंदू मंदिरों को बर्बाद करना जारी रखा। इससे स्थानीय जनता में नाराजगी बढ़ती गई। मराठों ने भी
हार नहीं मानी। मराठों ने संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में गोरिल्ला युद्ध करना शुरू किया। उन्होंने मुगल रसद को काटा, छापे मारे और औरंगजेब को दक्कन से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर बाद में 1700 के बाद ताराबाई ने औरंगजेब को चुनौती दे दी और यहीं से शुरू होती है औरंगजेब की बर्बादी की कहानी। इस प्रकार औरंगजेब ने मरते दम तक 1683 से लेकर 1707 तक लगभग 25 साल तक दक्कन में ही बिताए। इस लंबे युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया। औरंगजेब की सेना में असंतोष बढ़ने लगा और इससे उत्तर भारत के स्थानीय सामंतों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इससे साम्राज्य की नींव हिल गई और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मुगलों को लगा कि अब मराठा उनके कदमों के नीचे होंगे, लेकिन मुगल शेर के बच्चे को भूल गए थे। औरंगजेब ने शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा संभाजी को कम आंक कर बड़ी गलती कर दी थी। संभाजी महाराज अपने युद्ध कौशल के लिए तो जाने ही गए, लेकिन वे प्रशासनिक रूप से भी बेहतर राजा थे। हालांकि संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने कोई भी बड़े बदलाव न करते हुए अपने पिता के अधिकांश नीतियों को जारी रखा। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संवेदनशीलता का उदाहरण देखिए। संभाजी महाराज के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था। स्थिति को संभालने के लिए संभाजी महाराज को प्रशासनिक उपाय करने पड़े, जैसे कि किसानों को अनाज के बीज में टैक्स में छूट देकर खेती किसानी के लिए बैल और खेती औजार वगैरह उपलब्ध कराने पड़े थे। उस समय के दौर में संभाजी का साहित्य में भी योगदान रहा है और वे राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहते थे। संभाजी महाराज अपने पिता के नक्शे कदम पर चले और देशभक्त हिंदवी स्वराज के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को जबरदस्त चुनौती दी थी और औरंगजेब का मराठों को जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। तो ये पूरी कहानी थी जिसे हमें आपको सुनानी थी। जो फिल्म अभी थिएटर में लगी है, आपने देखा होगा संभाजी महाराज के बारे में, हमने 2 और वीडियो दिए थे, उन्हें आई बटन पे जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये थी पूरी कहानी संभाजी महाराज की। आखिर शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने पूरी विरासत संभाली और संभाजी के बाद उनके सेनापति और उनके सौतेले भाई ने पूरी कमान संभाली और उसके बाद औरंगजेब इस दुनिया से चला गया और मुगल सल्तनत का अंत भी यही से होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।